नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में दरअसल हमारा वो थोड़ा पीडीएफ ऊपर से क्रॉप हो गया था, तो मैं आपको बता जरूर दिया था चीज, लेकिन वो आप देख नहीं पाए थे। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। 1967 में गोलकनाथ केस हुआ, जिसमें पार्लियामेंट के पावर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए या मतलब इफेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए या लागू करने के लिए। तो गोलकनाथ केस में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट का हाथ बांध दिया और कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के लिए छुओ भी मत। फिर पार्लियामेंट को ये बुरा लगा और वो क्या किया, 25वां संविधान संशोधन लेके आया और संविधान में अनुच्छेद 31C जोड़ा। अनुच्छेद 31C को ऐड करके क्या कहा उसने कहा सबसे पहले कि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C जो है उसको अगर हम लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आर्टिकल 14 को, 19 को और 31 को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है, और वो नल एंड वॉइड नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात है, अनुच्छेद 31 वर्तमान में फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन उस समय 1978 के पहले फंडामेंटल राइट का ही हिस्सा था। क्यों? क्योंकि 1978 में फिर इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया अनुच्छेद 300A में। फिर 42वां संविधान संशोधन लाती है पार्लियामेंट, इतना ही पर नहीं रुकती है और क्या कहती है, अब 39B और C से काम नहीं चलेगा, अब हम 14, 19 और 31 के मतलब का अवहेलना एक तरह से किसी भी डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए कर सकते हैं, लागू करने के लिए। तो फिर ये बैलेंस बिगड़ने लगा। तो उसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें ये चीजें क्लियर की गई कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ये एनी डीपीएसपी वाला जो प्रोविजन है हम इसको हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ठीक है, 39BC को आप रखिए, 14 और 19 अगर वायलेट भी होता है थोड़ा बहुत 39BC को लागू करने में तो हम उसको मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न में एक ये गड़बड़ी हो गई थी कि मैंने ना पब्लिक असिस्टेंस को दोस्तों लिबरल प्रिंसिपल बता दिया था आपको बोलने में। तो ये लिबरल प्रिंसिपल नहीं है, क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। और गांधीयन आइडियोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि कितने सारे हैं। तो डीपीएसपी तो आर्टिकल 40 है जो पंचायत से संबंधित है, आर्टिकल 43 है जो कॉटेज इंडस्ट्री से संबंधित है, आर्टिकल 43B है जो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, फिर आर्टिकल 46 है जो SC ST और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उससे संबंधित है, आर्टिकल 47 है जो दारूडू से संबंधित है, और आर्टिकल 48 है जो काऊ के स्लॉटर से संबंधित है। फिर थोड़ा एड ऑन हम 18 नंबर क्वेश्चन में भी किए हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, क्या था, फंडामेंटल राइट जो आर्म्ड फोर्स से संबंधित है उस पर चर्चा करनी थी। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 33 स्पेसिफिकली कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल के फंडामेंटल राइट को और एब्रोगेट भी कर सकती है, मतलब थोड़ा बहुत भी और पूरा भी छीन सकती है। और इसमें आर्म्ड फोर्सेस की जब हम मेंबर की बात करते हैं तो इसमें सोल्जर, खाना बनाने वाला, मान लो सफाई करने वाला, बाल काटने वाला, हर व्यक्ति शामिल है, ठीक है। और इसीलिए पार्लियामेंट जो है अनुच्छेद 33 का इस्तेमाल करके समय समय पर, ताकि उनके अंदर डिसिप्लिन बना रहे, उसमें विद्रोह या म्यूटिनी ना हो, उसका बेनिफिट हमारे दुश्मन देश को न मिले, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट 1950 में लाती है। ये 3 एक्ट है, आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950। उसके बाद पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1966 का। फिर उसी तरफ से आपको BSF एक्ट, ये सब आप देखने को मिल जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट जो है वो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मार्शल लॉ, कोर्ट मार्शल वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसको रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उससे अलग कर सकता है। मतलब मार्शल लॉ की जब सुनवाई किसी पर होगी ना, तो बेशक उसका फंडामेंटल राइट मार्शल लॉ के डिसीजन से वायलेट होगा, लेकिन वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को वो जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके संवैधानिक उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट और वहां
नहीं जा सकता है। ठीक है, ये काम भी पार्लियामेंट कर सकती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 19 से 50 तक हम इसमें अभी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज करेक्ट। 1858 में क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम आया था, कौन सी बात सही है। इट क्रिएटेड द न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बिल्कुल, इसने एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की ऑफिस को क्रिएट किया था, साथ ही एक 15 मेंबर की काउंसिल भी बनाई थी उस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को असिस्ट करने के लिए। दूसरा, इट एबॉलिश्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हाँ बिल्कुल भाई, क्या हुआ था, इस चूंकि कंपनी को आपको याद है पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, लेकिन एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको पिट्स इंडिया एक्ट में ले आया गया था। तो तब से डबल गवर्नमेंट एक तरह से कंपनी में चल रहा था, एक कंपनी का नियंत्रण दो अलग अलग निधि प्रतिनिधि करते थे, तो उसको इसने खत्म कर दिया और इसकी सारी पावर किसको दे दी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को दे दी। तीसरा क्या है, वायसराय वाज मेड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। और पहला वायसराय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग बना था। और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग ही होगा। जो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा वही पहला वायसराय ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो इसके तीनों बात सही हैं। अब है 20 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी इज आर करेक्ट। डेमोक्रेसी के बारे में क्या सही है। इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट गारंटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं। आप खुद सोच के देखो, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गारंटी नहीं कर सकती है। बात समझ आई, क्यों, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी में कुछ और चीजें होंगी, है ना, वेलफेयर उसकी प्रायोरिटी में कहीं आगे होगा। और लोक कल्याण और आर्थिक विकास ये दोनों दो पहलू है। दूसरा, इट सीक टू प्रमोट एंड एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। इट एम टू प्रमोट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, एकदम सही चीज है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है या सिटीजन, वो तो बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की चीज है डेमोक्रेसी के अंदर, यही तो सबसे प्राइम चीज है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2 और 3 सही होगा, पहला नहीं होगा। ठीक है, और डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी एक ऐसी मतलब आप उसको कहिए मैकेनिज्म है जिसमें लोग अपना सरकार खुद चुनते हैं, है ना। इसमें क्या है, उन पर थोपा नहीं जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत सारी कमिटी थी, उनको मिलाना है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, तो B.R. अम्बेडकर तो एक ही कमिटी में थे, हम सबको पता है, ड्राफ्ट कमिटी में, तो पहला गलत हो जाएगा। स्टीयरिंग कमिटी, जवाहरलाल नेहरू, नहीं। आप ध्यान रखना, ऐसे याद रखना कि प्रथम राष्ट्रपति हमारे थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, तो बस में सबसे आगे कौन, ड्राइवर ही तो बैठा होता है ना, तो ऐसे विजुअलाइज करना। तो स्टीयरिंग कमेटी के पास था, वो था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। यूनियन पावर कमेटी फिर किसके पास था, ये यूनियन पावर कमेटी जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। तो मैं यहां समराइज कर दिया हूं, जवाहरलाल नेहरू जी के पास यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, बोलिए आप भी एक बार, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट कमेटी। ठीक है, 3 कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू जी के पास, कौन कौन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट कमेटी। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास 2 कमेटी थी, आपके पास एक रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, क्या थी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और दूसरा स्टीयरिंग कमेटी। वहीं सरदार पटेल जी जो थे हमारे, उनके पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किनके पास थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पास, लेकिन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी के पास था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और साथ में एक एडवाइजरी कमेटी था, फंडामेंटल, ध्यान रखिएगा, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड ट्राइबल अफेयर्स करके है, ये इसके मतलब कौन थे चेयरमैन, सरदार पटेल। लेकिन फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी है, ट्राइबल अफेयर्स की जो सब कमेटी है, उप समिति, उसका मतलब जो चेयरमैन है वो दूसरा है। एक बार आप मिला लेना, HC मुखर्जी और कोई और हैं। ठीक है, मुझे एकदम अभी ध्यान नहीं है।
अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन कब आया था, तो केशवानंदा भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट बेंच जो अब तक बैठी थी उसने दिया था। ये क्या 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 है दरअसल, तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि उन्होंने एक बार में चीजों को स्पेसिफाई नहीं किया है, ना डिफाइन किया है। वो बोले हैं जैसे जैसे समय आएगा हम बताते जाएंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं है, तो कुछ काम का हमें याद कर लेना है। तो फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो हाँ भाई ये है बेसिक स्ट्रक्चर। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है लिमिटेड पावर है। क्यों? क्योंकि बेसिक डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट वायलेट नहीं कर सकती है अमेंडमेंट करने में। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है। तो इस तरह से तीनों इसका आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा दो तीन और महत्वपूर्ण है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। फिर फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संघात्मक जो है ना चरित्र कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना, ब्रिटेन के केस में पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन भारत के केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। 23 नंबर प्रश्न क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या सही है? पहला विकल्प है आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह उनका क्या है, प्रसाद पर्यंत पोस्ट है, मतलब उनके प्लेजर पर है। ठीक है, टेन्योर की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला सही है, ही इज सबऑर्डिनेट टू एंड असिस्ट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नहीं, ये जो होते हैं ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये देश के सबसे बड़े विधिक मतलब ऑफिसर हैं, लॉ ऑफिसर हैं, सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं। ध्यान रखिएगा, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग भी ले सकते हैं, बस क्या करेंगे, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हें जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाकी मेंबर्स को प्राप्त है, इन्हें भी प्राप्त होता है। एक और चीज, इनके कार्य में सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और उनके नीचे फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। किस अनुच्छेद 76 में किसका जिक्र है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ऐसे ही राज्य का जो सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है उसे हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, और उसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा। अनुच्छेद 24 कह रहा हूं, क्वेश्चन 24 में क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी SERS। तो रमन जी ने क्या किया था? वो रमन स्पेक्ट्रम कुछ था उसका, उन्होंने खोज किया था कि अलग अलग प्रकार की मतलब वो प्रकाश जो है वो टकरा करके निकलती है ना। तो पहला ऑप्शन है, इट इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर डिटेक्शन रेलिंग ऑन द एनहांस्ड रमन स्कैटरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है। दूसरा, द टेक्निक कैन बी यूज्ड इन द रैपिड डायग्नोसिस ऑफ डेंगू, इसी के कारण यह न्यूज में था क्योंकि घंटे भर में बहुत इनिशियल स्टेज में IIT दिल्ली ने जो ये डेवलप किया है टूल, इसकी मदद से SERS के टेक्निक के इस्तेमाल से मात्र घंटे भर में बहुत अर्ली स्टेज में डेंगू को डिटेक्ट किया जा सकता है। 25वां नंबर प्रश्न क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में क्या सही है? इट सीक्स टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड एंग्लो इंडियन, बिल्कुल सही। एंग्लो इंडियन और शेड्यूल्ड कास्ट दोनों के लिए NCSC है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इट स्पेसिफाइज द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। नहीं 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 नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिस्ट में कौन अंदर आएगा और बाहर जाएगा ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जब पार्लियामेंट नोटिफाई करेगी तब होगा, और उसमें से ये जो है NCSC इसका बस एडवाइजरी रोल है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा,
इट प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एन एनुअल रिपोर्ट। बिल्कुल, यूपीएससी हो गए, एनसीएससी हो गए या बाकी जितनी भी ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैक्सिमम अपना रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है कि भाई हम ये ऐसे ऐसे काम किए। ठीक है, अब तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, ये अनुच्छेद 338 के अंतर्गत है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अनुच्छेद 338 ए में है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन जो है वो 338 बी में है, याद रखिएगा। 2004 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की स्थापना हुई थी। उसके बाद इसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स होते हैं। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 89वां संविधान संशोधन 2003 की द्वारा जो पहले 1978 या 68 से शायद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हुआ करता था, उसको बाइफरकेट करके और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग कर दिया गया। ठीक है, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। 26 नंबर प्रश्न क्या है, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडेड आर्टिकल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब 86वां संविधान संशोधन जो हुआ ना, ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, इससे क्या हुआ, 2002 में इस हुए संविधान संशोधन से ये बड़ा यूनिक है क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में और फंडामेंटल ड्यूटी में, तीनों में सुधार हुआ। तो फंडामेंटल ड्यूटी में 11वां ड्यूटी जोड़ा गया जो 51A में है, 11वां जोड़ा गया। क्या कहा गया कि बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए पेरेंट्स की नैतिक जिम्मेदारी होगी, इस तरह की बातें की गई। फिर फंडामेंटल राइट में क्या जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को एक कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। फिर अनुच्छेद 45 में, पहले क्या था, जब हमारा संविधान बना था ना, तो हमारे पास इतना तो रिसोर्स था नहीं कि हम उस समय बच्चों के एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना सके। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई को अनुच्छेद 45 में डाल रखा था। तो जब हमारे देश की ऐसी स्ट्रेंथ हुई, हमारे सरकारों को लगा कि नहीं, अब हम इस मौके पर पहुंच गए हैं कि हम इस एज ग्रुप के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऐसी शिक्षा दे सकते हैं कंपलसरी, तो उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 45 में जो ये बात थी उसको 21A के द्वारा मूल अधिकार बना दिए और फिर 0 से 6 वर्ष के बच्चों के अच्छा पोषण और उनके परवरिश आदि की शिक्षा की बात को डीपीएसपी में लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 86वां संविधान संशोधन से तीनों में संशोधन हुआ है। 27वां प्रश्न क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ओपीसीडब्ल्यू का जो है उसके बारे में है। कहां है ओपीसीडब्ल्यू स्थित, ये द हेग में स्थित है। कहां है, द हेग नीदरलैंड में है। आप कमेंट करके बताइए द हेग में क्या है। ठीक है, अब आते हैं, ये मतलब कब, 1997 से इफेक्ट में है। क्यों है, क्योंकि ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी है केमिकल वेपन कन्वेंशन का। ठीक है, 1997 के केमिकल वेपन कन्वेंशन का ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। पहला एकदम सही है। दूसरा, इट इज ऑथराइज्ड टू परफॉर्म इंस्पेक्शन इन सिग्नेटरी स्टेट, बिल्कुल सही। 193 इसके मेंबर्स हैं और जो भी इसको रेटिफाई कर देता है, साइन कर देता है, उसमें ये जो है इंस्पेक्शन करने के लिए ऑथराइज्ड हो जाता है। ठीक है, एक और चीज, ये यूएन की ऑर्गन नहीं है। ठीक है, ये काम करती है, इसका वर्किंग रिलेशन है यूएन के साथ। और ये भी न्यूज में क्या था, इंडिया इज नॉट ए मेंबर, तो ये तो बिल्कुल गलत बात ही है। इंडिया बिल्कुल मेंबर है और ये भी न्यूज में किया था क्योंकि हमारे जो कैग है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वो अभी ओपीसीडब्ल्यू में एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में नियुक्त हुए हैं, है ना, प्रतिनियुक्त हुए हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब 28 नंबर प्रश्न क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, विजिलेंस के मामले में मतलब करप्शन के अगेंस्ट, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए
मतलब एम्प्लॉय के लिए सबसे उच्च स्तर की निकाय है, ठीक है, जो इन सब पर नजर रखती है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, 1964 में तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन एक्ट के द्वारा नहीं हुई थी, तो ये स्टैट्यूटरी नहीं होगा यहाँ, है ना। उस समय इसकी स्थापना एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे नीति आयोग की हुई है ना, उसी तरह से हुई थी, समझ लो। लेकिन फिर बाद में सीबीसी एक्ट 2003 बना करके, 2003 में सीबीसी एक्ट बना करके और इसे वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है दूसरे ऑप्शन में गलत, पहला ऑप्शन इस तरह से गलत हो जाएगा, दूसरा क्या गलत होगा, इसकी स्थापना सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर नहीं, संथानम आयोग के अनुशंसा पर किया गया, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, इट्स ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड टू मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन, बिल्कुल, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉय, उसके बाद आपके पीएसयू के मोस्ट एम्प्लॉय आ जाते हैं, फिर आपको ऑल इंडिया सर्विस के एम्प्लॉय आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और चूंकि यहां नॉट करेक्ट पूछ रहा था, इसलिए सही जवाब 1 और 2 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या है, The State of World Population Report 2021 was released by which of the following? तो इसका सीधा जवाब होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। 2021 का जो टैगलाइन या थीम था वो था माई बॉडी इज माई ओन, ठीक है, इसे याद कर लेना, बहुत कैची है, पूछा जा सकता है। साथ ही 1969 में ये बॉडी बनी थी, इसको शॉर्ट में यूएनएफपीए भी कहा जाता है, जो कंफ्यूजिंग हो सकता है। फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, लेकिन शॉर्ट में यूएनएफपीए कहा जाता है। ये सब्सिडरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन क्या उसको कहते हैं, जनरल असेंबली, महासभा जो होती है ना, उसकी सब्सिडरी ऑर्गन है। 30 नंबर प्रश्न क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो 368 के अंतर्गत कितने तरह का अमेंडमेंट होता है, हम सब जानते ही हैं, 2 तरह का। एक क्या होता है, ध्यान रखना, सिंपल मेजोरिटी से जितनी भी अमेंडमेंट होती है ना, वो 368 के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। 368 में 2 तरह का अमेंडमेंट है, एक स्पेशल मेजोरिटी से। अब सोचोगे स्पेशल मेजोरिटी कैसी होती है, तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए ना 2 शर्त होती है विशेष बहुमत के लिए। पहला शर्त यह है कि जितने लोग मौजूद है ना, उसका 2/3 मेंबर उसके समर्थन में वोट करे, और दूसरा शर्त यह है कि कुल जितना मेंबर है ना, उसका बहुमत हो, सामान्य बहुमत हो, ठीक है। ध्यान इसको बस रखना और थोड़ा लक्ष्मीकांत में विस्तार से पढ़ लेना। तो पहला, इसमें 368 में पहली बात क्या है, स्पेशल मेजोरिटी की बात है। दूसरा, और स्पेशल मेजोरिटी भी अलग अलग केस में अलग अलग प्रकार का है, आप पढ़ोगे उसमें इफेक्टिव स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी, इस तरीके से, ठीक है। तो दूसरे टाइप की स्पेशल मेजोरिटी कैसी है भाई 368 में, तो वो है कि स्पेशल मेजोरिटी तो होगा ही पार्लियामेंट में, दूसरा आधा से ज्यादा स्टेट भी रेटिफाई करेगा। लेकिन दूसरा वाला अमेंडमेंट कब होगा, जब हम किसी संघीय ढांचा में कोई छेड़छाड़ जब करेंगे ना संविधान संशोधन की मदद से, तब हमें ऐसा करना होगा। जैसे जीएसटी आया था तो करना पड़ा था। तो पहला क्या कहता है ऑप्शन, द बिल ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट मेंबर, बिल्कुल गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो यहां देखिए प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा नंबर बात, जैसे मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है ना, उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किसी भी प्रकार के ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, संविधान संशोधन अधिनियम या बिल जो है, अधिनियम में कह रहा हूं, संविधान संशोधन बिल जो है वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या होगा, द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर, गलत, क्योंकि प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय ए सिंपल मेजोरिटी, नहीं, दोनों हाउस उसे अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा।
तीसरा क्या है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए ज्वाइंट सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द अमेंडमेंट बिल। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग जब होगा ना, तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है कि जो लोकसभा चाहेगी वो हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो मतलब राज्यसभा का महत्व है वो तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए संविधान संशोधन जो बिल होता है उसमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न क्या है, मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान जो है ये न्यूज में होता है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग से संबंधित है। ये होता क्या है, देखो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, इनका तो बहुत सारे देश में ब्रांच चलता है, तो ये लोग ना काला बाजारी मतलब अपना चतुर्बुद्धि लगा करके क्या करते हैं कि जहां कम टैक्स देना पड़ता है ना, वैसी जगह पर अपने मूल कंपनी को रजिस्टर कर लेते हैं, फिर बाकी जगह ऑपरेशन चलाते हैं और तब कहेंगे मैं तो आपके यहाँ मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, तो मैं टैक्स किस बात का दूं। और इसमें वो फायदा किसका उठाते हैं, किस किस टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसा काम करते हैं? तो दो देश मान लो आपस में क्या करते हैं, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करते हैं, तो उसका मिसयूज ये कर लेते हैं। फिर राउंड ट्रिपलिंग करते हैं, अपना पैसा गोल गोल घुमाएंगे, आदमी चकरा जाएगा सरकार की, कहां से क्या ला रहा है ले जा रहा है पता ही नहीं चलता। फिर ट्रिटी शॉपिंग करते हैं, मतलब एक तरह से आप समझो कि अपने यहां से सामान अपने ही किसी नॉन कंपनी से विदेश से ज्यादा बहुत दाम में सामान खरीदेंगे। ठीक है, मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूं ट्रिटी शॉपिंग के बारे में, लेकिन मैं यही समझ पा रहा हूं। ठीक है, तो 3 टूल है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का, मिसयूज ऑफ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट मेन, और राउंड ट्रिपिंग और ट्रिटी शॉपिंग। तो इससे ये क्या करते हैं, टैक्स देने से बच जाते हैं कंट्रीज में। तो इसलिए अमेरिका कह रहा है कि 21% या मतलब के करीब चर्चा हो रहा था, फिर कुछ लोग 15 भी कहते हैं। तो देखना होगा करंट में अभी रिसेंट में क्या होती है, वो पीटी 365 में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इसे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है, इसे मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान भी कहा जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि OECD जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट जो है, उसके अनुसार 2017 की अगर हम बात करें तो उस समय ग्लोबली एक साल में $200 बिलियन का टैक्स का नुकसान हुआ है सरकारों को। ठीक है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रसिया यूक्रेन की क्राइसिस को लेकर ये और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ध्यान रखना ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है नाटो, और ये 1949 में बना था। प्लीज रिमेंबर दैट 1949 में बना था, और ये बना वॉशिंगटन डीसी में था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, इसमें 30 मेंबर है, सबसे नया मेंबर कौन है कमेंट में बताइए। और एक चीज और, यहां जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कंसेंसस से लिया जाता है। एक चीज और हम देखते हैं कि अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं। नाटो इज ए मिलिट्री अलायंस ऑफ ऑल द कंट्रीज बॉर्डर्ड बाय द अटलांटिक ओशियन। नहीं, अटलांटिक ओशियन से लेना देना नहीं है। मान लो यूरोप की अगर कोई लैंड लॉक्ड कंट्री है तो क्या वो नाटो का मेंबर नहीं होगी? वो भी तो नाटो का मेंबर होगा ना। अब सोच के देखो, यूक्रेन लैंड लॉक्ड है, लेकिन देखो नाटो का मेंबर बनने के लिए छटपटाया जा रहा है। ठीक है, पोलैंड को मतलब एक तरह से मतलब आप इधर देख लो, है ना। तो ये क्या है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री का एक मिलिट्री अलायंस है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन और सेवरल नाटो मेंबर इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। बिल्कुल, ये इसी पर आधारित है कि अगर एक के खिलाफ भी कोई हमला करेगा तो तीसों मिल के फिर उसको नोचेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। 3 इसके मूल सिद्धांत है, कलेक्टिव डिफेंस, एक साथ मिलकर हम खुद को बचाएंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव डिफेंस एक बार इन्वोक हुआ है आज तक, जब 9/11 का अटैक हुआ था 2001 में यूएसए पर, उस समय। तो इसीलिए जब अभी यूएसए की आर्मी विड्रॉ की है आपका अफगानिस्तान से, तो उस समय नाटो की भी आर्मी वहां से विड्रॉ कर ली है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर प्रोवाइडेड by the Indian Council Act of 1861। तो इसमें क्या है, पहला, it empowered the viceroy to issue ordinances without the occurrence of the legislative council during an emergency। बिल्कुल,
सीधा ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस की उत्पत्ति इसी समय हुई थी और ऑर्डिनेंस का उस समय जो लाइफ था वो 6 मंथ्स का था। ठीक है। दूसरा क्या है, इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। एकदम सही बात है। और इसी के तहत 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब आज के पार्लियामेंट में आप कहो। ठीक है। राज्यसभा जो है दरअसल राज्यसभा द्विसदनीय व्यवस्था जो है केंद्र में, ये 1919 में बनी है। उससे पहले सिर्फ एक सदनीय व्यवस्था थी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार 1862 में इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत मतलब कैनिंग ने 3 भारतीयों को जोड़ा था। कौन कौन नॉमिनेट किया था? ये आपको किया था राजा ऑफ बनारस को, महाराजा ऑफ पटियाला को एंड सर दिनकर राव को। तीसरा क्या है, It initiated the process of decentralization by restoring the legislative process to Bombay and Madras presidency। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। याद है आपको रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर था वो दे दिया गया था, तो उसको इसने वापस कर दिया। तो इसलिए यहां से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो कैसे आप याद रखेंगे? 1773 में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है, जो पीक पर कब पहुंचता है? 1833 में, जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। कौन बनता है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। और यहां 1773 में पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग बनता है। फिर 1861 में क्या होता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय, मतलब 58 में ही वायसराय बना दिया जाता है। तो इस समय कौन है? कैनिंग है, ध्यान रखिएगा। वही लॉर्ड कैनिंग जो म्यूटिनी के समय भी होता है। और ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन है, ये कब पूरा होता है अपने चरम में? तो 1937 में, 35 के बाद 1935 का जो अधिनियम होता है, उसके बाद 1937 में जब प्रांतों को पूर्णतः स्वायत्तता दे दी जाती है, उस समय ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। 1861 का जो चार्टर एक्ट है, एक और चीज के लिए महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1859 में कैनिंग के समय ही हुई थी। ध्यान रखने वाली बात है, ये वही पोर्टफोलियो सिस्टम है जैसे आज एक मिनिस्टर के पास एक मतलब मंत्रालय का प्रभार है। तो पहली बार ऐसा उसी समय हुआ था, ये कॉन्सेप्ट सोचा गया था। आप सोचो कितनी बड़ी बात थी कि एक जो काउंसिल का मेंबर होता था ना, गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर, उसमें से एक मेंबर को, वायसराय के काउंसिल के एक मेंबर को 1 या 2 मतलब विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी कि आप इस विभाग को संभालिए। तो इस पोर्टफोलियो सिस्टम की भी शुरुआत कब हुई थी? 1861 में हुई थी। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। 34 नंबर प्रश्न, Which of the following statement in the context of fundamental duty is not correct? तो इसमें ध्यान रखिएगा, द फंडामेंटल ड्यूटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू सम अदर लीगल प्रोविजन, बिल्कुल सही बात है। और जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 की जो है वो इससे संबंधित है। They help the court in examining the constitutional validity of law। एकदम 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा था कि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी किसी बात की पुष्टि करता है तो 14 और 19 जो है, 14 और 19 ही शायद, उसको थोड़ा सा मतलब वेटेज दिया जा सकता है। सी क्या है? द फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। नहीं, जो मूल कर्तव्य है ना, ये केवल और केवल नागरिकों के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। सी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। डी क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी इज ए फंडामेंटल ड्यूटी, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा ड्यूटी है। कुल ड्यूटी कितना है? 11 है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय। तो ये दोस्तों यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीओपी जो हुआ है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 से, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ 21 जो पेरिस वाला था, उसी का ये अगला वर्जन 22, 23, 24, 25, 26वां हुआ है। कहां? ग्लासगो में, नवंबर 2021 में। उसके पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है, जिसे पोटा कहा जाता है ट्विटर पर, तो पोटा ने 40 वर्ल्ड लीडर को इनवाइट किया कि आओ हम लोग थोड़ा अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है।
और ये देखते हैं कि कैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बढ़ोतरी को या उसके अंदर रोका जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा। 36वां प्रश्न क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि मैं भी इसे अंडर एस्टिमेट किया था। इंडिया हैज रिमेन्ड अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सिंस 1991 एलपीजी रिफॉर्म। बिल्कुल सही ये बात है। 1991 से भारत अब तक नेट एक्सपोर्टर रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का। ठीक है। दूसरा, इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी इज वन ऑफ द हाईएस्ट। यही तो चिंता की बात है कि हम पूरे ग्लोबल एग्रीकल्चरल कमोडिटी के शेयर में, एक्सपोर्ट में के शेयर में मात्र 2% की हिस्सेदारी रखते हैं और 9वें स्थान पर आते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश जिनके पास हमसे कम कृषि योग्य भूमि है वो हमसे टॉप में आते हैं और इसी कारण सरकार जो है वो नई एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 लेकर के आई। तीसरा है, इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट इज डोमिनेटेड बाय बासमती राइस एंड मरीन प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अब एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 की जो आई है इसमें बेक इन इंडिया की बात कही गई है। बेक इन इंडिया का मतलब है कि हम ना सिर्फ चीजों को मतलब उपजाएं और बाहर नहीं भेज दे, ठीक है, हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करें। जैसे मान लो हम गेहूं उपजाते हैं और गेहूं बाहर भेजते हैं, क्यों ना हम उस गेहूं से ब्रेड बना करके उस ब्रेड को बाहर मतलब जल्द से जल्द एक्सपोर्ट करें। हम उससे केक बनाकर केक को बाहर भेजें। तो वैल्यू एडिशन करेंगे तो हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमिक मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट का वैल्यू बढ़ेगा। बात समझ आई? आप सोचो थाईलैंड और इंडोनेशिया क्यों हमसे ज्यादा ऊपर है? क्योंकि वो वैल्यू वाला प्रोडक्ट भेजते हैं, हम वजन ज्यादा भेजने के चक्कर में हैं। बात समझ है? और क्या है? और एग्री एक्सपोर्ट 2018 का ये कहा था कि उस समय $30 बिलियन के करीब हमारा एक्सपोर्ट, एग्री एक्सपोर्ट का आंकड़ा था। ये प्री कोरोना इरा है तो अब जो भी होगा वो अपडेटेड आ जाएगा। लेकिन उसने कहा था 2022 तक हम इसको दोगुना करेंगे और $60 बिलियन के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को अचीव करेंगे। फिर उसमें यह भी कहा गया था कि हम जो हमारा एक्सपोर्ट है ना उसको डाइवर्सिफाई करेंगे और डाइवर्सिफाई 2 सेंस में करेंगे। एक तो एक्सपोर्ट बास्केट को, मतलब जो सामान है ना वो सिर्फ बासमती राइस और मरीन प्रोडक्ट नहीं, हमारा मखाना है। सोच के देखो, हमारे यहाँ इतने सारे बीज मिलते हैं जिन्हें हम सुपर फूड कहते हैं। हम बाकी जो ट्रेडिशनल चीज है, गुड़ से कोई अलग अलग चीज बनता है, हम उन सब चीजों को भी वैल्यू एडिशन करके बाहर भेज सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करेंगे, बास्केट को, है ना, उसमें रंग विविध प्रकार की चीजें रखेंगे। और दूसरा, हम डेस्टिनेशन को भी डाइवर्सिफाई करेंगे। ठीक है, कि हम जहां भेजते हैं हम अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग सामान डेवलप करेंगे और उस हिसाब से प्रोडक्ट, ये नहीं कि प्रोडक्ट बना के और तब मार्केट मुंह उठा के खोजेंगे। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न क्या है? इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट वुड बी इम्प्रॉपर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी हंग असेंबली है, मतलब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, वो सुनते हैं ना त्रिकोणीय समीकरण हो गया, उसके बाद मान लो अब मिनिस्टर को रिजाइन कर दिया, उसके बाद कोई भी पार्टी सामने आ नहीं रही है कि भाई हम में मेजोरिटी है या हम कोलिशन गवर्नमेंट की मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे, तो इन सब परिस्थिति में अगर प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है या गवर्नर रिकमेंड करते हैं तो वो जायज है। लेकिन अगर माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो बिल्कुल नाजायज चीज है। एक और चीज ध्यान रखना, अगर ये जो है स्टेट जो है वो अगर केंद्र के डायरेक्शन को डिसरिगार्ड करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन को, तब वहां प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। बताओ किस अनुच्छेद के द्वारा है? 365 के अंतर्गत, है ना, और 356 का इस्तेमाल कर मतलब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। इंटरनल सबवर्सन जब होगा, मतलब मान लो राज्य जो है वो सीधा समझो अपनी मनमानी कर रहा है, बात ही नहीं मान रहा है। ठीक है। फिजिकल ब्रेकडाउन, मतलब राज्य एकदम विकृत स्थिति हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की, तो इन सब परिस्थिति में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है। 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, पहले ये लोग नहीं शामिल हुए थे मुस्लिम लीग के, लेकिन बाद में लियाकत अली खां जो है वो शायद फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट संभाले थे, तो बिल्कुल लियाकत अली खां भी थे, सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ये तीनों थे।
एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें याद ये रखना कि इसमें इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में वायसराय और कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटेन भी शामिल थे। 39 नंबर प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। एक लोकतांत्रिक राज्य में एक संविधान का फंक्शन क्या है। पहला, इट चेक्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ये सरकार को क्या करती है, लिमिटेड गवर्नमेंट बनाती है, पहला सही है। इट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही बात है, ये क्या करती है, एक इंस्ट्रूमेंट काम करती है पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन का। तीसरा, इट एक्ट एज ए मीन्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंजेज इन ए पीसफुल मैनर, एकदम सही चीज है। ये मतलब कोई भी एकदम तूफानी नहीं करते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं वाली चीज हो और एक दिन में पूरा समाज को तहस नहस करके रख दो, नहीं, कोई भी सोशल चेंज अगर होगा तो उसको पीसफुल मैनर में, डायनेमिक नेचर में करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहमति हो और लोगों को राजी करके उसके लिए तैयार करके करवाना है। तो ये सब हम मतलब संविधान के कार्य हैं, उसकी खूबसूरती है एक डेमोक्रेटिक सरकार में। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। तो इसको ध्यान रखिएगा, थ्रू वेरियस एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर, याद कर लीजिएगा। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था ना, वो सेंटर में डायरकी लागू करता है, ठीक है, लेकिन स्टेट को डायरकी से मुक्त कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यहां तक सही है, लेकिन सिख के लिए और एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए किया था। ठीक है, ध्यान रखना 1909 का जो अधिनियम है वो क्या किया था, मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या किया, पृथक निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया था। और 1919 के अंतर्गत क्या हुआ था, एंग्लो इंडियंस, सिख और यूरोपियंस को एक्सटेंड कर दिया गया था पृथक निर्वाचन प्रणाली। फिर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 गिव द लेजिस्लेचर द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, बिल्कुल सही बात है, बजट डिस्कशन का पावर पहली बार 1892 में दिया गया और उसमें एड्रेसिंग क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव वाला भी प्रोविजन शामिल था। एक और चीज ध्यान रखना, 1919 में बाइकैमरलिज्म सेंटर में लागू हुआ। ये लोकसभा और राज्यसभा का जो दो रूप आज है ना, ऊपरी सदन निम्न सदन, ये 1919 में बना। और एक और चीज, महिला को प्रथम बार भारत में वोट देने के अधिकार में कब शामिल किया गया, लिमिटेड रूप में ही सही, 1919 के एक्ट के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, तो अभी थक भी गया लगातार बोलते बोलते, 40 क्वेश्चन ही रहने देता हूं। ठीक है, आगे हम फिर कर लेते हैं 20-20 करके। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय किए होंगे। कहीं पर कोई भी सुझाव है, सजेशन है तो दीजिए। बहुत दिल से आप सबका स्वागत है, शुभकामना है, धन्यवाद।